आज जो है हम इबुप्रोफेन ड्रग की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो इबुप्रोफेन है उसको ब्रूफेन भी बोलते हैं। ट्रेड नेम क्या है उसका? ब्रूफिन भी है इबुप्रोफेन का। तो इसके जो सिंथेसिस जब बहुत पहले शुरू में इसकी सिंथेसिस की गई तो इंग्लैंड की एक कंपनी थी, बूट्स कंपनी। तो उसने इसकी सिंथेसिस की थी और इसकी सिंथेसिस की प्रोसेस को ब्राउन सिंथेसिस बोलते थे। लेकिन जो ब्राउन सिंथेसिस है उसमें जो है बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स बनते थे। और ऐसे साइड प्रोडक्ट्स थे वो कि उनको जो है एलिमिनेट करना वो मुश्किल होता था। इवन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी थे और इवन अनरिसाइकल्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड अनवांटेड प्रोडक्ट्स थे वो, बाय प्रोडक्ट्स। तो उनको ध्यान में रखते हुए बाद में इसकी सिंथेसिस जो है वो उसको सुधारा गया, उसकी सिंथेसिस की प्रोसेसेस को, और उसको ग्रीन वे में लेके आए गए। हमने ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, तो ग्रीन केमिस्ट्री में हमारे बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, या तो बनने ही नहीं चाहिए, या बनने चाहिए तो बायोडिग्रेडेबल बनने चाहिए। तो ग्रीन सिंथेटिक रूट पे इसको लेके गए थे बाद में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो इसकी सिंथेसिस डेवलप की थी वो किस कंपनी ने की थी? बूट्स कंपनी ने की थी इंग्लैंड में, ठीक है। और उस सिंथेसिस को ब्राउन सिंथेसिस बोलते थे, ठीक है। अब जो ब्रूफिन है इट इज़ एंटीपायरेटिक, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस करती है। एनाल्जेसिक मीन्स पेन कम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करती है। एंड लास्ट में जो हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं ड्रग्स के, वो है आपका NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है वो, ठीक है। नॉन स्टीरॉयडल ड्रग है। तो ब्रूफिन को यूज़ किया जाता है इन सभी ट्रीटमेंट्स के लिए। और ये ब्रूफिन जो होता है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और दिस ब्रूफिन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होती है। और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर जो है यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये पैरा बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं, और इसका जो केमिकल नेम है वो है 2,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड होता है CH3CH2COOH, CH3CH2COOH, ये होता है ना प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेन से प्रोपियोनिक एसिड निकला है। तो पर जब प्रोपियोनिक एसिड का सेकंड कार्बन, दिस इज़ वन कार्बन, दिस इज़ सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुई है। सेकंड कार्बन की जो हाइड्रोजन है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको टू प्रोपियोनिक एसिड पे 2 पोजीशन पे किसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है? वो हुई है 4, मतलब दिस इज 1 2 3 एंड 4। 4 पोजीशन पे क्या है? दिस इज 1 2 3 एंड 4 ब्यूटाइल है, ठीक है। कैसा ब्यूटाइल है? आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल। सेकंड, इसकी सेकंड पोजीशन, प्रोपियोनिक एसिड की सेकंड पोजीशन, और फिर उसके बाद फिनाइल ग्रुप की फोर्थ पोजीशन, फिनाइल ग्रुप की फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। फिनाइल की फोर्थ पोजीशन पे आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है, दिस इज आइसोब्यूटाइल, ठीक है। ब्रांचिंग है इसकी यहाँ पे सेकंड कार्बन पे, तो आइसोब्यूटाइल है ये, ठीक है। फिनाइल हो गया ये, ठीक है। ये फोर्थ पोजीशन होगी, ये इसकी सेकंड पोजीशन है, और 1 2 3 ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर होगी इसकी स्ट्रक्चर एंड नेम? 2,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ये इसका
केमिकल नेम, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका IUPAC नेम है। देन नेक्स्ट आ जाता है ब्रूफिन के यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो यूजेस में तो आपने कई बार देखो, आपके दांत में दर्द होती है तो आप कहीं पे भी दांत में दर्द होती है ना, डेंटल प्रॉब्लम होती है, डेंटल पेन होती है, तो आपको क्या बोलते हैं कि ब्रूफिन खा लीजिए, है ना। तो ब्रूफिन आपका डेंटल पेन में, सर दर्द हो तब, हेडेक में, बैक एक हो मतलब पीठ में दर्द हो तो, और न्यूरैल्जिया जो है, न्यूरैल्जिया क्या है, न्यूरैल्जिया जो है वो पेन होती है जिसमें कि आपकी कहाँ पे होती है वो पेन, हेड और फेस की नर्व्स में, है ना। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है न्यूरैल्जिया। तो यहाँ पे आपकी फेस एंड हेड की नर्व्स में पेन होती है, तो उस केस में भी ये लिया जाता है। नेचुरली डेंटल भी आपका नर्वस सिस्टम ही है, दांतों का जो नर्व्स में पेन होती है तभी आपकी डेंटल दांतों में दर्द होती है ना। और मस्कुलर अगर पेन हो तो इसको यूज़ किया जाता है। रूमेटिक पेन्स में, मतलब अगर रूमेटिक पेन्स कहाँ पे होती हैं, जॉइंट्स में, ठीक है। अगर जॉइंट्स में पेन हो तो आपकी ब्रूफिन ली जाती है, माइग्रेन के केस में ब्रूफिन ली जाती है, और इवन सिंपल कफ एंड कोल्ड में भी ब्रूफिन ले लेते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो दे देते हैं कई बार, है ना। अगर कफ और कोल्ड में ज़्यादा पेन हो रही हो आपकी बॉडी में तो भी आपको दिया जाता है ब्रूफिन। तो ये तो हो गए इसके यूजेस। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अर्थराइटिस, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ये अर्थराइटिस की टाइप्स हैं, रूमेटॉइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इनकी ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये जॉइंट्स की पेन में रिलीफ करती है ना, तो अर्थराइटिस में भी जॉइंट्स में ही पेन होता है, तो वहाँ पे भी ब्रूफिन दी जाती है पेन को रिड्यूस करने के लिए। पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ, जैसे अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, नोज़िया मतलब चक्कर आ सकते हैं आपको, इंडाइजेशन हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, और सीने में जलन, ठीक है, हर्ट बर्न भी हो सकता है। तो दीज आर सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द दिस ब्रूफिन, ठीक है। वैसे इसके बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, तो ये जो है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ये इसका स्टेटस कैसा है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब अगर आपको डॉक्टर ने नहीं भी लिखी है तब भी आप ये ड्रग जो हैं जो लोग हैं वो ले लेते हैं, पीपल इनको, ठीक है। तो क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और इजीली ये रिमूव हो जाती है बॉडी से, है ना। वाटर सॉल्युबल नहीं है, इजीली रिमूव भी हो जाती है पाथ से, आपके जो है इंटेस्टाइनल पाथ से। तो दीज आर सम यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रूफिन। नाउ कम टू द सिंथेसिस पार्ट, जो कि आपके सिलेबस में सिंथेसिस है बहुत इम्पोर्टेंट। तो हमने पहले भी किया कि बूट्स प्रोसेस से इसकी सिंथेसिस की जाती थी, जिसको ब्राउन सिंथेसिस बोलते थे, लेकिन इस प्रोसेस में जो है, बूट प्रोसेस में जो है वो अनवांटेड साइड प्रोडक्ट्स होते थे, तो उससे ना करके अब अनदर मेथड जो है वो डेवलप किए गए जिसमें कि लेस बाय प्रोडक्ट्स हों, और उसको क्या बोला गया, ग्रीन सिंथेसिस रूट कहा गया उसको, जिसमें कि आपके कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो काम करेंगे अपना रिएक्शन में और एट द एंड एज वो रीजनरेट हो जाते हैं, है ना। कैटलिस्ट जो हैं स्पीड अप तो करते हैं रिएक्शन को, पर उनकी एक और अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो एंड में जो है वो रीजनरेट भी हो जाते हैं कैटलिस्ट। तो इसलिए बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं बनते हैं ग्रीन सिंथेसिस रूट्स में, या अगर बनते भी हैं तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं इसके सिंथेसिस के। जब आपने इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन से अगर आप इसको सिंथेसाइज करते हैं तो इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट इज असाइलेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन। आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल वन एंड द सेम थिंग, है ना। आइसोपोजिशन, आइसो पता है ना, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, अभी इसकी स्ट्रक्चर भी बताऊंगी मैं अगली स्लाइड में। तो असाइलेशन, असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO, इस ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है। और इसमें देखिए हम असाइलेशन कैसे करते थे, फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक में पढ़ा है, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, तो उससे ही करेंगे यहाँ पे हम।
और सेकंड कैटालिटिक रिडक्शन होती है, ठीक है, रिडक्शन करेंगे हम रेनी निकल के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, और कार्बोनाइलेशन करते हैं वो भी हम कैटालिस्ट की ही प्रेजेंस में करेंगे। कार्बोनाइलेशन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं इसकी सिंथेसिस के, तो वन बाय वन हम इसको लेंगे। फर्स्ट स्टेप इज acylation of isobutyl benzene by Friedel-Crafts acylation। तो Friedel-Craft में एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होता है Friedel-Craft रिएक्शन, तो कैटालिस्ट लेंगे और हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। उसकी प्रेजेंस में जो आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, दिस इज आइसोब्यूटाइल, देखिए यहाँ पे दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ना, सेकेंडरी भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी है ना ये, है ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप भी है, तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन है ये, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके इसमें पैरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो जाता है और इसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, पर बल्कियर ग्रुप है तो पैरा वाला ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे देखिए इसकी सब्सटीट्यूशन हुई है किसकी, CH3CO ग्रुप की, ठीक है। अभी इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन का मैकेनिज्म अगली स्लाइड में मैं करवाऊंगी आपको कि कैसे कैसे इसकी एडिशन होती है, और रिमूवल का होगा एसिटिक एसिड का। तो ये क्या बना, सबसे पहले असाइलेटेड प्रोडक्ट बना, तो इसका नाम क्या है, दिस इज 1,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल, ठीक है। दिस इज, देखिए यहाँ पे इथेनोन है, तो इथेनोन का दिस इज़ 1 कार्बन, दिस इज़ सेकंड कार्बन, तो इथेनोन है पर फर्स्ट कार्बन पे सब्सटीट्यूशन हुई है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के किसकी सब्सटीट्यूशन हुई है, फिनाइल के साथ 4th पोजीशन पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्लियर हुआ, यहाँ पे 1,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल इथेनोन, तो 1 2 ये ओन ग्रुप है, इथेनोन हो गया, तो 1 पोजीशन पे इसकी 1 पोजीशन ये है, 2 ये वाली है इसकी 1 पोजीशन, ये वाली 1 पोजीशन 2, तो 1 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये इतना बड़ा ग्रुप, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल, ठीक है, और इथेनोन हो गया ये। तो ये बन जाता है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर्म्ड बाय असाइलेशन। मैकेनिज्म क्या है, ये प्लॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द असाइलेशन रिएक्शन। दिस प्लॉसिबल एक नया शब्द आपके लिए है, ठीक है। हम लिखते थे पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म, लिखते थे ना पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म, तो प्लॉसिबल इसमें इसलिए लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब जो पूरी तरह से एक्सप्लेन करे मैकेनिज्म को। तो इसमें देखिए क्या है, पहले आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये स्टेप हमने बहुत बार कर लिया है कि एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है, एसिड की प्रेजेंस में ये आपका पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है इलेक्ट्रोफाइल, और ये इस फिनाइल रिंग के या बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और कौन सी पोजीशन से, पैरा पोजीशन से। तो ये क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, इसी से ही कर रहे हैं ना हम सिंथेसिस आइसोब्यूटाइल बेंजीन से। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो उसमें आइसोब्यूटाइल बेंजीन की पैरा पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल की सब्सटीट्यूशन हो गई पहले, ठीक है। जब ये सब्सटीट्यूट हो गया, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लिए इसने, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे था इस कार्बन के ऊपर, अब वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है बुक्स में भी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस कार्बन पे। अब ये स्टेबल है,
क्यों? क्योंकि हमें ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है कि जब यहाँ रिंग पे आ गया तो फिर ये मूवमेंट हो जाएगी, फिर यहाँ पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस हो जाएंगे, यहाँ चला जाएगा, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होती रहेगी। तो इसीलिए ये जो स्पीशी बनी बी, ये आपकी स्टेबल कार्बोकेटायन है। ये कैसा कार्बोकेटायन है? स्टेबल कार्बोकेटायन है। इसको मैं करेक्शन कर लेनी है बुक्स में बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब ये कार्बोकेटायन बना, अब इसके इलेक्ट्रॉन, रिंग के इलेक्ट्रॉन बैक कैसे जाएंगे इसको? जब आपका H पॉजिटिव रिलीज होगा, ठीक है। तो जो कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा था ना HF नेगेटिव तो है ही है इसमें, ये देखिए इसने सिर्फ H ही यूज़ किया अभी तक यहाँ पे एसिटिक एसिड बनाने में। तो यहाँ पे HF जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बना, सिर्फ जो कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा था या सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा था वो रीजनरेट हो गया। और साथ में आपका जो प्रोडक्ट है असाइलेटेड प्रोडक्ट जो है वो आपका बन गया, आइसोब्यूटाइल बेंजीन का असाइलेटेड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो जब ये बन गया, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है? आई होप आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैटालिटिक रिडक्शन है यूजिंग रेनिकल कैटालिस्ट, ठीक है। तो इसमें निकल यूज्ड एज कैटालिस्ट और हाइड्रोजन H2 जो है उसका एडिशन होगा, है ना। तो एडिशन काय पे होता है? डबल बॉन्ड पे होगा हाइड्रोजन का एडिशन। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बेंजीन में भी हैं, लेकिन ये एक रेनिकल जो है वो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है, ये कार्बोनिल ग्रुप पे जो है हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो एक हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे जाएगी CH के साथ और एक हाइड्रोजन OH के साथ, तो ये बन गया देखो। तो अब क्या बन गया? ये अल्कोहल बन गया। कीटोन से, कीटो ग्रुप से अल्कोहलिक ग्रुप में रिडक्शन के बाद ये चेंज हो गया, तो ये बन गया इथेनॉल, ठीक है। तो पहले ये क्या था? 1 इथेनोन था, अब ये 1 इथेनॉल बन गया, है ना। पर 1 पोजीशन पे और काय की सब्सटीट्यूशन है? दिस ग्रुप, ये तो वैसे ही रहा 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल, ठीक है। तो ये बन गया। देन नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है लास्ट स्टेप, दैट इज़ कार्बोनाइलेशन यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल कैटालिस्ट। यहाँ पे जो हमारा कैटालिस्ट यूज़ होता है वो सॉल्युबल ही है, मतलब इसको ये सॉल्युबल हो जाएगा, अपना काम करेगा और लास्ट में ये निकल भी जाएगा। इसका भी मैकेनिज्म हम करेंगे कि कैसे ये निकलता है। तो प्लैटिनम का कैटालिस्ट है ये, देखिए, है ना। तो प्लैटिनम के साथ 2 Cl लगे हुए हैं और 2 जो है ट्राईफिनाइल फॉस्फिन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ये कैटालिस्ट है प्लैटिनम कैटालिस्ट है, कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। और ये एक मतलब जैसे प्लैटिनम के साथ इस तरह से है, 2 Cl लगे हुए हैं और 2 क्या लगे हैं? PH3 PPH3, इस तरह का कैटालिस्ट है ये, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या किया? जो हमारा पीछे बना था ना, यहाँ पे अल्कोहल बन गया था इथेनॉल, है ना। 1,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल इथेनॉल जो है वो कार्बोनाइलेशन करेगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन है। ये देखिए, बाकी स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही रही, सिर्फ आपका यहाँ पे जो CHOH था, यहाँ पे इस पोजीशन पे CO का एडिशन हो गया, तो ये CHCOOH बन गया, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉसिबल होता है। तो अब क्या बना ये? यहाँ पे अब देखिए, जब पहले तो ये कौन सी पोजीशन थी? यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब 1 पोजीशन कौन सी हो गई? यहाँ पे थी ना ये 1 2, तो इसका 1 इथेनॉल था नाम, 1 इथेनॉल और ये सारा ग्रुप। अब ये जब एसिडिक ग्रुप आ जाता है तो एसिडिक ग्रुप में ये वाली 1 कार्बन हो जाती है और ये वाली कौन सी होगी? 2 और ये होगी 3। तो ये है 2 के ऊपर आपका ये सारा सब्सटीट्यूशन, सेकंड कार्बन पे ये सारी सब्सटीट्यूशन, ये देखिए इस सारी सब्सटीट्यूशन का नाम तो वही है। 2 पे 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल और ये क्या है? 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपेन पे 1 प्रोपेनोइक एसिड है, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड और 2 पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रूफिन बोलते हैं, इबुप्रोफिन बोलते हैं या ब्रूफिन बोलते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे इसका जो नाम देखा जाए तो ब्रूफिन भी इसलिए है, आई स्टैंड फॉर आइसो। आई जो है वो आइसोब्यूटाइल के लिए किया गया है यूज़, आइसो, एंड बी यू फॉर ब्यूटाइल, ब्यूटाइल फिनाइल, ठीक है। और प्रो किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रोपेनोइक एसिड के लिए, प्रोपेनोइक एसिड के लिए यूज़ किया गया है। तो इबुप्रोफेन, ठीक है, इबुप्रोफेन या ब्रूफिन, ठीक है। तो ये था इसका सिंथेसिस का लास्ट स्टेप। लेकिन अब हम करेंगे इसमें क्या कि अगला जो है, जो ये जो हमारा कार्बोनाइलेशन था, इसका मैकेनिज्म कैसा है, प्लैटिनम जो है किस तरह से काम करता है, प्लैटिनम कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करता है, प्लैटिनम का जो कैटालिस्ट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे आना है ना, इस पोजीशन पे आना है आपका C डबल बॉन्ड O। तो अगर हम इस पूरी स्ट्रक्चर को सिर्फ अल्कोहल, मतलब यहाँ पे बाकी सारी स्ट्रक्चर को हमने R ले लिया और यहाँ पे OH कर दिया, है ना, यहाँ पे। तो पूरी स्ट्रक्चर को अगर हम ROH लें तो सबसे पहले जो है HCl की प्रेजेंस में आपका क्लोराइड लग गया, ठीक है, OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड। फिर प्लैटिनम का जो कैटालिस्ट था दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन, प्लैटिनम जो प्लैटिनम है वो आपका इनकॉर्पोरेट हो जाता है R और Cl के बीच में। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बना देगा, और प्लैटिनम के साथ जब इसने बॉन्ड बना दिया है तो ये कैसा हुआ, अब यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होती है, देखिए अब ये प्लैटिनम के साथ पहले बॉन्ड बना, फिर रीअरेंजमेंट के बाद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड है वो R के साथ हो जाता है, तो रीअरेंजमेंट हो जाती है। मतलब ये कैटालिस्ट जो है वो देखिए कितना भारी हैवी काम कर रहा है कि ऑल द रीअरेंजमेंट्स जो है वो हो रही हैं रिएक्शन के बीच में। एंड देन जब प्लैटिनम के साथ ये R और CO ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो गया ना R के साथ, ये था सारा R यहाँ पे, तो इसके बीच में अब इनकॉर्पोरेट हो गया C डबल बॉन्ड O, है ना। तो जब ये C डबल बॉन्ड O इनकॉर्पोरेट हो गया तो प्लैटिनम निकल जाएगा, है ना, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये C डबल बॉन्ड O के यहाँ पे, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये Cl भी निकल गया HCl की फॉर्म में, प्लैटिनम जो कैटालिस्ट था वो भी रीजनरेट हो गया और आपका ब्रूफिन बन गया। अब ब्रूफिन RCOH नहीं है, RCOH तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, एसिड है, पर R ग्रुप ये सारा है, ये सारा जो है ये R ग्रुप है, ठीक है। तो ये है ब्रूफिन का प्लॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्रूफिन फ्रॉम 1,4 सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल इथेनॉल। ये क्या था, 1,4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल दीजिए चाहे आइसोब्यूटाइल बोल दीजिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल इथेनॉल से आपने क्या बनाया, ब्रूफिन बनाया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था इसका। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए हैं स्टेप्स। अब आपने इनको ढंग से थॉरोली स्टडी करना है और इस रिएक्शन मैकेनिज्म को भी अच्छे से पढ़ना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।